अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं रिएक्शन काइनेटिक का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है काइनेटिक्स, अगर आप देखें तो काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट ऑफ प्रोसेस, मतलब कोई भी प्रोसेस किस रेट पे हो रहा है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक्स। लेकिन अगर रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करें तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो रिएक्शन काइनेटिक्स का मतलब हुआ रेट ऑफ द रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि हाउ फास्टली और हाउ स्लोली द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ रिएक्शंस की बात करते हैं, तो कोई ऐसे रिएक्शन है जो स्पीड अप हो जाते हैं। जैसे हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन की, कि एसिड और बेस का जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाता है। जैसे ही किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो फौरन से वाटर और साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। तो वो रिएक्शन का रेट स्पीड अप हो जाता है, मतलब वो तेजी से वो रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब हुआ रिएक्शन जो है फास्ट भी हो सकते हैं और स्लो भी। अब फास्ट रिएक्शन की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक और एग्जांपल दूं, इग्निशन है या कंबस्टन है, कि जैसे ही आप किसी चीज को आग लगाते हो तो वो फौरन आग पकड़ती है। तो इसका मतलब है वो रिएक्शन वेरी फास्ट होता है, उसकी स्पीड बहुत तेज है। लेकिन अगर स्लो रिएक्शंस की बात करें, ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्टेंट बहुत स्लोली रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और इसकी रिएक्शन देखें, रेडियो एक्टिव ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जब उसका रेडियो एक्टिव डिके होता है तो वो स्लोली स्लोली अपने प्रोडक्ट में चेंज होता है। या वेदरिंग ऑफ रॉक, तो ये स्लो रिएक्शन की एग्जांपल है। तो इस चैप्टर में हमने रिएक्शन काइनेटिक्स मीन रिएक्शंस के रेट की बात करनी है, हमने कुलेयन थ्योरी के बारे में पढ़ना है, और हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। इसके अलावा हम यहाँ पे कैटालिस्ट की भी बात करेंगे कि कोई कैटालिस्ट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। जी स्टूडेंट, चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पे आप देखें, आपके माइंड में आना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स है क्या। तो रिएक्शन काइनेटिक्स अगर आप देखें आपकी डेली लाइफ में ये आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब खाना तो खाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग में क्या होता है कि हम कोई चीज को बना रहे हैं, कुछ पका रहे हैं उसको, तो वो क्या है, एक्चुअली रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। जैसे बेकरी आइटम देख लें कि बेकिंग करते हैं, तो ये डेली लाइफ में हमारी एग्जाम्पल है रिएक्शन काइनेटिक्स की। अब सबसे पहले रिएक्शन काइनेटिक्स की अगर डेफिनेशन देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड एट विच द रिएक्शन टेक प्लेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि वो स्पीड है जिसपे कोई भी रिएक्शन अकर होता है, टेक प्लेस करता है। केमिकल रिएक्शन आर यूजफुल ओनली व्हेन दे अकर एट अ रीजनेबल रेट। कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे लिए तभी यूजफुल होगा जब वो रीजनेबल रेट पे होगा। तो इस चैप्टर में हमने इन केमिकल रिएक्शंस की ही बात करनी है। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन रिएक्शंस को गवर्न करते हैं या इनको चलाते हैं। तो रिएक्शन काइनेटिक का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कुलेयन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कुलेयन थ्योरी क्या है? अब कुलेयन की अगर बात करें, कुलेयन का मतलब होता है टुकराना। तो कोई भी रिएक्शन तब होगा जब पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। इससे पहले हमने अपने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 14 में, हमने वहां पे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि पार्टिकल आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, और अगर वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात की गई है, कुलेयन थ्योरी के पार्टिकल कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में है, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। अब ये कुलेयन इफेक्टिव कुलेयन भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोलाइड करने वाले पार्टिकल जस्ट बाउंस बैक हो जाए। मीन कि वो पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो हो सकता है कि वो जस्ट एक दूसरे से टकरा के वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। और ये भी हो सकता है कि वो कुलेयन इफेक्टिव कुलेयन हो, कि जिसमें पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ टकराएं और वो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये बात की गई है, अ रिएक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन द पार्टिसिपेटिंग पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स और आयन कोलाइड विद वन अनदर। कोई भी रिएक्शन उसी वक्त होगा जब उसके मॉलिक्यूल या उसके पार्टिकल्स या उसके आयन्स या एटम एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कुलेयन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जब कुलेयन होती है तो उसमें से स्मॉल फ्रैक्शन का मतलब है थोड़ी कुलेयन जो है जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनते हैं। इन द मेजोरिटी ऑफ कुलेयन द रिएक्टेंट पार्टिकल सिंपली बाउंस बैक। ये वही बात की गई है कि जब भी पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो उनके लिए दो ऑप्शन होगी, यहाँ तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगी या फिर वो बाउंस बैक कर देंगे, रिएक्टेंट रिएक्टेंट ही रहेंगे, वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। कुलेयन विच लीड टू रिएक्शन आर कॉल्ड इफेक्टिव कुलेयन। तो ऐसा कुलेयन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस कुलेयन को हम बोलते हैं इफेक्टिव कुलेयन।
क्यों इफेक्टिव कोलिजन है? क्योंकि हमें इसका प्रोडक्ट मिल गया है। द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन व्हिच इज टर्न डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा इफेक्टिव कोलिजन, जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टिव कोलिजन के ऊपर डिपेंड कर, तो यहाँ पे हम इफेक्टिव कोलिजन के कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे। तो जो सबसे पहला फैक्टर है द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम नंबर डेंसिटी भी कह सकते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक बात रिमाइंड करवाऊँ, इससे पहले हमने मैस डेंसिटी की बात की हुई है। वो क्या था कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम मीन किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना मैस है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको उसकी मैस डेंसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे बात की गई नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, कि किस पर यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं, और इसको हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी। अब डेफिनेटली यहाँ पे जितने ज्यादा पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना ही उनके दरमियान कोलिजन ज्यादा होंगे, जितना कोलिजन होंगे उतने इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो सकते हैं, और उतने ही उसके चांसेस ज्यादा हैं कि हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। द लार्जर द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, लार्जर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन। तो पहली बात ये कही गई है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उतने हमारे पास चांसेस हैं इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होने के, और जितने इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे उतने ही रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ the reactants, more the number of molecules and hence more will be the number of collision between them। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, नंबर डेंसिटी का मतलब हो जाएगा कि आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है, जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतने ही इफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा हो जाएंगे। जी सेकंड जो इसमें फैक्टर है द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। अब यहाँ पे पहले तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कोलिजन की टर्म में कैसे एक्सप्लेन किया गया है, अ ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड। तो किसी भी चीज के जो कोलिजन पर सेकंड है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी उतना ही रिजल्ट होगा कि हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ जाए। तो अ ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड विल आल्सो रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। एक सेकंड में जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतने ही ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे। तो और जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतना ही हमारे पास चांसेस हैं कि हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। At high temperature, the velocities of the molecule increases, resulting in the increase in the frequency of collision। अब यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तेज हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना उनके दरमियान इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। दिस इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन विल आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन, इसका बार बार कहने का मतलब ये है कि सक्सेसफुल कोलिजन मीन हमारे रिएक्टेंट चेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट में। जी थर्ड हमारा फैक्टर है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनी मूविंग ऑब्जेक्ट हैव द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हमने कहा था कि पार्टिकल कॉन्टिन्यूली मूव करते रहते हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज करेगा। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल सेज दैट ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी कांस्टेंट मूविंग पार्टिकल, देयर मोशन इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी दे पोजेस। As the temperature increase, the kinetic energy of the particle also increase। तो वही बात की गई है कि constant state of motion में है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे उनकी kinetic energy भी बढ़ जाएगी। As a result, the particle start moving fast, leading to the more vigorous motion। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उनके दरमियान जो मोशन है वो विगरस हो जाएगी, एंड द फास्ट मूविंग पार्टिकल विल हैव द मोर चांसेस टू कोलाइड विद ईच अदर। और जितनी मूवमेंट ज्यादा होगी उनके कोलिजन के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाएंगे। जी नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर आता है एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए हम एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या। तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। एक्टिवेशन एनर्जी आपके लिए कोई न्यू टॉपिक नहीं है, हमने 9th क्लास में भी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। अब हम बात कर रहे थे कि पार्टिकल कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में, अगर वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है तो उनके दरमियान कोई ना कोई एनर्जी है, कोई एनर्जी पोजेस करते हैं। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सारे मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो हम कहते हैं एवरेज एनर्जी है, लेकिन उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी इस एवरेज एनर्जी से ज्यादा होती है, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे जिनकी एनर्जी इस एवरेज एनर्जी से कम होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी उनको हम बोलते हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल। एक्साइटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, और अगर वो एक्साइटेड है तो इसका मतलब है कि उनकी मूवमेंट भी ज्यादा होगी, उनके दरमियान कोलिजन भी ज्यादा होंगे,
और यही एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का बाइस बनते हैं। जनरली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पोजेसेस एवरेज एनर्जी। अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल विल हाउएवर हैव द मोर देन एवरेज एनर्जी। ये वही बात की गई है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, जितने टोटल मॉलिक्यूल है उसमें से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब है कुछ हिस्सा, जिनकी एनर्जी जो है वो उस एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी, इसी को मैंने बोला था एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। Particle will react only when average energy of the small fraction of molecule exceed the energy needed to activate the molecule so that they can undergo a chemical change। तो पार्टिकल तभी रिएक्ट करेंगे जब उनकी एनर्जी इस एवरेज एनर्जी से ज्यादा होगी, या उसको दूसरे अल्फाज में कह दें कि वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। When the reactant particle come close to each other at the time of collision, they slow down and the kinetic energy they possess is converted into increase the potential energy। अब हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूविंग है, और मूविंग की एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जैसे ही वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि एनर्जी जो है एक टाइप से दूसरी टाइप में चेंज हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि मूविंग पार्टिकल के पास तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होता है, वो स्लो डाउन हो जाएंगे। स्लो डाउन होने का मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। दिस प्रोसेस कैन अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द पाथ ऑफ द रिएक्शन एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे ग्राफ की तरफ आए, यहाँ पे देखें ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जो है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी अभी कम है, लेकिन जैसे जैसे वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ मूव करते हैं कोलाइड करेंगे और उस वक्त क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी को ही शो कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ये स्टेट ऐसी स्टेट आएगी जिसको हम बोलते हैं हाई एनर्जी स्टेट। यहाँ आपको याद होगा कि हमने जब 9th क्लास में पढ़ा था तो हमने इस स्टेट को नाम दिया था ट्रांजिशन स्टेट। और हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन स्टेट वो अनस्टेबल स्टेट है जो थोड़ी देर के लिए रहती है और उसके बाद रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे या अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस चले जाएंगे। तो अब इस ग्राफ में यही शो किया गया है कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी का कैसे चेंज है कि जब पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहाँ पे इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। इस स्टेज पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से कम होना शुरू हो जाएगी और इस कम एनर्जी को देखें ग्राफ में डाउन की तरफ शो किया गया है कि एनर्जी इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और इवेंचुअली क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अब यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांजिशन स्टेट तक या हाई एनर्जी स्टेट तक आने के लिए ये जो एनर्जी है इसको हम बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली क्या है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी टू इनिशिएट अ रिएक्शन। अब इनिशिएट अ रिएक्शन से क्या मुराद है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, तो इसको हम बोल रहे हैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा पहले क्या होगा कि रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। When the reactant particle possessing activation energy collide, they form high energy state with the corresponding increase in the potential energy of the system। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि सब स्टार्ट में जब होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है हत्ता कि यहाँ पे हाई एनर्जी स्टेट आ जाती है जिसको हमने ट्रांजिशन स्टेट भी कहा था। After this stage, the reactant are converted into the stable product and the potential energy of the system fall down। इस स्टेट के बाद क्या होगा कि हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हो जाएंगे और लेकिन यहाँ पे अब पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। The information provided by the energy of activation is very important in understanding the mechanism of the reaction। तो ये यहाँ पे जो एनर्जी की बात कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को समझने में मदद देती है कि हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो गया है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं या नहीं। जी स्टूडेंट आते हैं अपने क्विक चेक की तरफ। हाउ विल यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी तभी इंक्रीज करेगी अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करने का मतलब है हमने उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, किसी कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन विल इंक्रीज इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज करने के लिए हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या उसकी तादाद या मॉलिक्यूल की अमाउंट को बढ़ा देना होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द रिएक्टेंट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन।
जब भी रिएक्टेंट पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? अब रिएक्टेंट पार्टिकल जब भी कोलाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशंस बन जाती हैं। पहली सिचुएशन क्या है? हो सकता है कि वो इफेक्टिव कोलिजन हो। जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तो इसका मतलब है हमें प्रोडक्ट्स रिसीव हो जाएंगे। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि जस्ट बाउंस बैक हो जाएं पार्टिकल्स। और अगर पार्टिकल बाउंस बैक हो रहे हैं तो इसका मतलब है रिएक्टेंट ही रह रहे हैं, वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहे। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।